नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज औपचारिक रूप से गृहमंत्री का कार्यभार संभालेंगे। राजनाथ सिंह के साथ गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी पदभार संभालेंगे। वहीं नितिन गडकरी ने आज पदभार संभाल लिया। नितिन गडकरी मोदी सरकार में भूतल परिवहन मंत्री बनाए गए हैं। नितिन गडकरी को कल ही पद संभालना था, लेकिन जनधन होने के चलते कल उन्होंने कामकाज नहीं संभाला। आज नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक सुबह 11 बजे होने वाली है। पहले बैठक कल शाम ही होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से टल गई। अब आज होने वाली इस कैबिनेट बैठक में संसद के पहले सत्र की तारीख तय की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि संसद का पहला विशेष सत्र जून में होगा, जबकि जुलाई में बजट सत्र रखा जाएगा। आज की बैठक में तेलंगाना के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। संसद के अगले सत्र के लिए कांग्रेस नेता कमलनाथ प्रोटेम स्पीकर होंगे। वो नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार की नई स्पीकर इंदौर से जीतकर आई सुमित्रा महाजन हो सकती हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता होना चाहिए। एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनका मानना है कि राहुल को फ्रंट पर आकर लीड करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुर्सी संभालने के दूसरे ही दिन अपने मंत्रियों को कड़े निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को भाई भतीजावाद से दूर रहने को कहा है। पीएमओ की तरफ से मंत्रियों के लिए सर्कुलर जारी किया गया है। मंत्रियों से कहा गया है कि वो अपने रिश्तेदारों और करीबियों को प्राइवेट सेक्रेटरी न बनाएं और न ही अपने विभाग में किसी भी पद पर इन्हें रखें। मंत्रियों से घर दफ्तर की सजावट पर फिजूल खर्ची न करने के लिए भी कहा गया है। मंत्रियों के लिए जारी मोदी के मंत्र का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर इसका पालन होता है तो ये बेहतर होगा। मैंने देखे नहीं इंस्ट्रक्शन, अगर ये हैं तो अच्छी बात है। अगर ये हैं तो अच्छी बात है। मोदी के मंत्र का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर इसका पालन होता है तो ये बेहतर होगा। मैंने देखे नहीं इंस्ट्रक्शन, अगर ये हैं तो अच्छी बात है। अगर ये हैं तो अच्छी बात है, मैं देखे नहीं है, क्योंकि ये मैं समझता हूं कि एक अच्छे सुशासन के लिए एक अच्छा रूल होगा। मोदी ने ट्राई के पूर्व अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को पीएम का प्रधान सचिव नियुक्त किया है। नृपेंद्र मिश्रा यूपी कैडर के 1967 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पीएमओ में पुलक चटर्जी को जगह नृपेंद्र मिश्रा की तैनाती हुई है। नृपेंद्र मिश्रा की प्रधान सचिव के तौर पर नियुक्ति अध्यादेश के जरिए हुई है। दरअसल ट्राई के नियमों के मुताबिक नृपेंद्र मिश्रा को अभी प्रधान सचिव नहीं बनने दिया जा सकता था। मोदी सरकार को 6 महीने के अंदर इस अध्यादेश पर संसद की मुहर लगानी होगी। नृपेंद्र मिश्रा को प्रधान सचिव बनाने को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। जमाकर ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अध्यादेश लाती थी तो बीजेपी ऐतराज करती थी, लेकिन मोदी सरकार ने एक अवसर के लिए अध्यादेश ला दिया। केवल एक व्यक्ति को अपॉइंट करने के लिए अपने पहले ही दिन ऑर्डिनेंस को लेकर के आए, मेरे ख्याल से निंदनीय है और ये बताता है कि आगे भविष्य में किस प्रकार से ये लोकतंत्र के अलग अलग मर्यादाओं को कुचल करके शासन करने में विश्वास रखते हैं। मोदी ने वहीं अपने खास अफसरों को गुजरात से दिल्ली बुला लिया है। गुजरात से दिल्ली बुलाए गए अफसरों में सबसे मुख्य नाम है पब्लिक रिलेशन अफसर जगदीश ठक्कर का। जगदीश ठक्कर मोदी के साथ 2001 से जुड़े हैं। 70 साल के ठक्कर 1989 से गुजरात के सूचना विभाग में अधिकारी रहे। बताया जा रहा है कि मोदी 22 मई को जब दिल्ली के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने जगदीश ठक्कर को अपना बैग पैक करने के लिए कह दिया था। 2004 में रिटायर होने के बाद मोदी ने ठक्कर को अपने साथ रखा था। दिल्ली बुलाए गए अफसरों में मोदी के निजी सचिव रहे ओम प्रकाश सिंह, दिनेश ठाकुर और तन्मय मेहता भी हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी रणनीति बनाने के लिए इन भरोसेमंद लोगों को साथ रखना चाहते हैं। वहीं गुजरात सरकार ने शाहजहां काउंटर केस के आरोपी आईपीएस अफसर जीएस सिंघल को बहाल कर दिया है। सिंघल को गांधीनगर में राज्य रिजर्व पुलिस का ग्रुप कमांडेंट बनाया गया है। मोदी सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल है जीई वाहनवती की जगह लेंगे। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस के अंदर खाने ही बवाल मच गया है। स्मृति के बहाने सोनिया गांधी और राहुल गांधी खेमे के नेता आमने सामने आ गए हैं। कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी पढ़ी लिखी नहीं है, इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहूंगा हमें इंतजार करना चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही कुछ दिन के बाद
टिप्पणी करना ज्यादा मुनासिब होगा। दरअसल राहुल गांधी खेमे के अजय माकन ने सबसे पहले स्मृति ईरानी पर सवाल उठाया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी ने 12वीं पास स्मृति ईरानी को देश की शिक्षा को देखने वाला मानव संसाधन विकास मंत्रालय सौंप दिया। माकन के इस बयान का सीधा विरोध पूर्व मंत्री मनीष तिवारी की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और योग्यता में फर्क होता है और स्मृति ईरानी पर सवाल उठाने के लिए मजबूत आधार होना चाहिए था। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एमएल फोतेदार ने भी स्मृति ईरानी पर अजय माकन के बयान से अलग राय जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मंत्री चुनना पीएम का विशेषाधिकार है और इस वक्त में ऐसे सवाल नहीं उठाने जाने चाहिए। कुछ कांग्रेस नेताओं के विरोध के बाद भी माकन अपने स्टैंड पर कायम है। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि स्मृति ईरानी पर हमले जारी रहेंगे। उन्होंने मनीष तिवारी और माखनलाल पोतेदार के बयान को निजी तक बता दिया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी स्मृति ईरानी को एचआरडी मंत्री बनाए जाने पर चुटकी ली है। दिग्विजय ने कहा कि मोदी जी को मुरली मनोहर जोशी से ज्यादा योग्य स्मृति ईरानी लगी। का अधिकार क्षेत्र है, अब उनको डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से बेहतर स्मृति ईरानी लगी हैं तो ठीक है, उनका अधिकार है। स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाना कांग्रेस को भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। पलटवार करते हुए जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने पूछा कि आखिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की क्या योग्यता है। मुझे पूछना है कि सोनिया गांधी की शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि उन्होंने यूपीए को हेड किया है, मनमोहन सिंह को डायरेक्शन दिए, पूरी यूपीए की सरकार उनके दरवाजे पर हाथ बांध के खड़ी थी। उधर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने माकन पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और लिखा कि माकन जी, पढ़ाई का इस्तेमाल देश को बनाने में होना चाहिए, न कि घोटाले और देश को शर्मसार करने में। ये संदेश अपने पढ़े लिखे कांग्रेसियों तक पहुंचा दीजिए। केंद्र सरकार ने स्मृति ईरानी का बचाव करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि स्मृति को योग्यता के आधार पर मंत्री बनाया गया है और कांग्रेस का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने अपने सारे मंत्रियों की क्षमताओं का ध्यान रख करके उनको उत्तरदायित्व दिया है। अगर कांग्रेस की ओर से ये टिप्पणी आई है तो मैं कहूंगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी टिप्पणियों को कहने के पहले थोड़ा कांग्रेस को अपने अंदर और इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। हालांकि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्मृति का बचाव किया है। ट्वीट कर उमर ने पूछा कि क्या नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के लिए पायलट और कोयला मंत्री बनने के लिए खदान में काम करने की योग्यता होनी चाहिए। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव पढ़ाई विवाद पर स्मृति ईरानी के पक्ष में खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आलोचना पढ़ाई नहीं बल्कि काम के आधार पर की जानी चाहिए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कृषि राज्य मंत्री बनाए गए मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय ने कहा कि दंगे के आरोपी को मोदी ने मंत्री बना दिया। जो व्यक्ति सांप्रदायिक तनाव और दंगे फैलाने में दोषी हो, उस पर केस चल रहा हो, उसको मंत्रिमंडल में लेकर एक क्या मैसेज दिया है मोदी जी ने कि ऐसे लोगों को तरजीह दी जाएगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बताया। आर्टिकल 370 पर मचे सियासी घमासान के बीच आजम ने ये विवादित बयान दिया है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को लेकर मचे घमासान के बीच बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से बात की। सूत्रों से खबर है कि भागवत ने राजनाथ से कहा कि 370 पर किसी के दबाव में नहीं आना है। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राजनाथ सिंह से यह भी कहा कि सहयोगी दलों और मुस्लिम संगठनों से आर्टिकल 370 पर बातचीत की जाए। मामले में जल्दबाजी ठीक नहीं है। 370 से हो रहे नुकसान के आंकड़ों को सामने लाया जाए। संघ प्रमुख ने कहा कि पूरे देश में अनुच्छेद 370 को लेकर सकारात्मक माहौल बनाया जाए, जिसके बाद बात आगे बढ़ाई जाए। ये संघ या बीजेपी का एजेंडा नहीं बल्कि पूरे देश का एजेंडा है। इससे पहले पीएमओ के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुच्छेद 370 पर खुली बहस चाहते हैं। उनके इस बयान के बाद सियासी बवाल मच गया है। जितेंद्र सिंह के बयान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भड़क उठे। उन्होंने कहा कि फिर से अनुच्छेद 370 पर चर्चा कराना खतरे से खाली नहीं होगा। उमर ने इससे पहले ट्वीट भी किया था। ट्वीट पर उन्होंने लिखा था कि अगर अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा।
उमर अब्दुल्ला की इस धमकी पर आरएसएस नेता राम माधव भड़क उठे। उन्होंने कहा अनुच्छेद 370 रहे या नहीं रहे, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हमेशा रहेगा। अनुच्छेद 370 पर बहस की बात करने वाले पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती भी बरसी। उन्होंने कहा कि 370 को हटाने की जगह इस पर चर्चा होनी चाहिए कि इसे और मजबूत कैसे किया जा सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुच्छेद 370 वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उनका बयान आग उगलने वाला है। बवाल बढ़ने के बाद पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान जारी कर सफाई दी और कहा कि अनुच्छेद 370 पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम के हवाले से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और ये विवाद निराधार है। गृह मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हो रहा है। गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए वहां कंपनियों का जाना बेहद जरूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कानपुर से सांसद मुरली मनोहर जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री दफ्तर में करीब 45 मिनट तक मोदी और जोशी की मुलाकात हुई। मोदी मंत्रिमंडल में मुरली मनोहर जोशी को जगह नहीं मिली है। बीजेपी में नए अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस संबंध में मौजूदा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दिल्ली के केशव कुंज पहुंचकर संघ प्रमुख से बातचीत की। सूत्रों से खबर है कि नए अध्यक्ष की रेस में जेपी नड्डा सबसे आगे चल रहे हैं। खबर है कि ओम माथुर भी इस रेस में शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की। रामविलास अपने बेटे चिराग पासवान के साथ वाजपेयी से मिलने पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बधाई दी। कैरी ने सुषमा को फोन किया और उम्मीद जताई कि नई सरकार में भारत अमेरिका के संबंध और अच्छे होंगे। इससे पहले कल पाकिस्तान ने मोदी और नवाज की बातचीत को उम्मीद से बेहतर बताया। पाक पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि जल्द ही दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की फिर से मुलाकात हो सकती है। उन्होंने कहा कि सितंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में ऐसा संभव है। सरताज अजीज ने कहा कि हमने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के ट्रायल में तेजी लाने का मुद्दा उठाया। कश्मीर मसला बातचीत के एजेंडे में नहीं था। पाक पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि दोनों पीएम इस बात से सहमत थे कि ये दोनों देशों के लिए एक नई शुरुआत है। पाक के मुताबिक दोनों देशों के बीच 8 अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर संतोषजनक बातचीत हुई। वहीं भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि बम धमाकों की आवाज बंद होने पर ही बातचीत आगे बढ़ेगी। धमाकों में बात की आवाज दब जाती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पीएम मोदी ने इसी लहजे में पाक पीएम से बात की थी। इसलिए बम धमाके बंद हो और हम बात करें तो आवाज दोनों को सुनाई देगी, लेकिन अगर बम धमाके चलते रहेंगे तो उसमें बात की आवाज दब जाएगी। और ये बात इन्हीं अल्फाज में उन्होंने नवाज शरीफ से। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बात पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चुटकी ली है। मनीष तिवारी ने कहा कि उनकी इस बात से तो पाकिस्तान को यही संदेश गया है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ जारी रह सकते हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के खिलाफ दायर मानहानि का केस साबिर अली वापस लेंगे। दिल्ली में साबिर ने नकवी से मुलाकात भी की। नकवी की टिप्पणी के खिलाफ साबिर ने मानहानि का केस किया था। दरअसल जेडीयू से आकर जब साबिर अली ने बीजेपी ज्वाइन की तब नकवी ने सवाल उठाए थे और साबिर के आतंकवादियों से कनेक्शन की बात कही थी, जिसके बाद बीजेपी ने साबिर को एक ही दिन में पार्टी से निकाल दिया था। काले धन के लिए गठित एसआईटी के अध्यक्ष जस्टिस एमबी शाह ने कहा कि हम इसका समाधान पाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उन्हें इसका नतीजा जरूर मिलेगा। कालाधन वापसी के लिए गठित की गई एसआईटी को लेकर बवाल शुरू हो गया है। जेडीयू प्रमुख शरद यादव ने एसआईटी के गठन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। शरद यादव का कहना है कि एसआईटी का गठन टाइम काटने के लिए किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि वो 6 महीने बाद मोदी सरकार पर कोई टिप्पणी करेंगे। अखिलेश ने कहा कि बतौर प्रधानमंत्री मोदी के 6 महीने के प्रदर्शन के आधार पर वो कोई टिप्पणी करेंगे। यूपी में बिजली कटौती के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि हम 2016 तक बिजली संकट पूरी तरह दूर कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार में पोस्टल स्टैंप जारी किया गया है। डाक विभाग की ओर से 4 पोस्टल स्टैंप के साथ एक कवर भी जारी किया गया है। इन डाक टिकटों का कॉन्सेप्ट नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की घटना पर तैयार किया गया है। इन 4 डाक टिकटों के सेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग पोज हैं। हर एक डाक टिकट की कीमत 5 रुपए है। इस टिकट को नरेंद्र मोदी की शपथ के दिन यानी 26 मई को जारी किया गया था। इस डाक टिकट की
सीरीज का नाम दिया गया है द पावर ऑफ नमो। जालंधर के रहने वाले एक मोदी भक्त ने 7 साल बाद प्रतिज्ञा पूरी होने पर अपनी दाढ़ी कटवाई। अरुण खुराना नाम के इस शख्स ने 7 साल पहले प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बन जाते वो अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। मोदी के पीएम बनने के बाद अरुण खुराना ने अपनी भीष्म प्रतिज्ञा खत्म की। महाराष्ट्र सरकार आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद चौहान सरकार में फेरबदल बड़ा संकेत है। महाराष्ट्र में चुनाव को देखते हुए फेरबदल किए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले यह आखिरी फेरबदल होगा। जेल से लौटने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आज वो पार्टी के वॉलंटियर्स के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। केजरीवाल जब जेल में थे तो वॉलंटियर्स ने पीएससी को भंग करने की मांग की थी, उस पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले बुधवार को केजरीवाल ने अपने विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में विधायक फंड और उसके खर्च को लेकर चर्चा की गई। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में कांग्रेस विधायक जयकिशन ने जमकर हंगामा किया। विधायक ने यहां बीजेपी कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी दी और स्थानीय लोगों के साथ गाली गलौज भी की। मुंबई सिटी कल्याण में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक विधायक को गुंडई भारी पड़ गई। एडमिशन को लेकर एमएनएस विधायक ने एक स्कूल में तोड़फोड़ की थी। मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ता जर्जर हो चुके आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए एकजुट हुए। शिवसैनिक जहाज में कबाड़खाने में रखने का विरोध कर रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव पर बीजेपी समर्थकों को पीटने का आरोप लगा है। यूपी के कानपुर में एसपी विधायक सतीश निगम ने सरेआम दबंगई दिखाई। शहर में विधायक जी की गाड़ी गलत जगह पर पार्क थी। जब ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने एमएलए से गाड़ी हटाने के लिए कहा तो नेताजी भड़क गए। तो सुपरफास्ट 100 में अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में कहां घर में मिली लाश, अखिलेश राज में सबसे बड़ी हैवानियत। साथ ही आपको दिखाएंगे शाहरुख खान ने कैसे मनाया जीत का जश्न। शहर का ट्रैफिक आपके स्कूटर को बना देता है सुस्त, लेकिन कैस्ट्रॉल एक्टिव स्कूटर ऑयल डालते ही कुछ। के बाद आपका स्वागत है। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से यूपी में हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बिजली कटौती से परेशान एक विधायक धरने पर बैठ गए। बीजेपी विधायक श्यामदेव राय चौधरी ने कहा कि जब तक कटौती बंद नहीं होगी वो धरने से नहीं उठेंगे। कानपुर में बिजली कटौती से परेशान व्यापारी सड़क पर उतर चुके हैं। यहां उद्योग मंडल के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार का बदला यूपी सरकार बिजली काट कर चुका रही है। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड के दिल्ली और देहरादून का रिजल्ट आज घोषित किया जाएगा। ये रिजल्ट www.result.nic.in और www.cbseresults.nic.in पर देखे जा सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली को बीती रात 2 मामलों ने दहशत में डाल दिया। एक तरफ साउथ दिल्ली के इलाके में घर के अंदर से लाश मिलते हड़कंप मचा, तो दूसरी ओर गोविंदपुरी गोलियों की गूंज से कांप गया। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में एक घर के अंदर लड़के की लाश मिलते ही सनसनी फैल गई। करीब 24-25 साल के शख्स की बेरहमी से हत्या की गई थी। बताया जा रहा है कि सोहनलाल के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में देर रात दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। 4 बदमाशों ने इलाके में रहने वाले 2 लड़कों को गोली मार दी। वारदात की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। गोली दोनों लड़कों के पैर में लगी थी। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। संत कबीर नगर ट्रेन हादसे की जांच आज से शुरू कर दी जाएगी। रेलवे के मुख्य संरक्षक आयुक्त पीके वाजपेयी को घटना के जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी के बदायूं में 2 बहनों को गैंगरेप के बाद फांसी पर लटका दिया गया। गैंगरेप की घटना से गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम किया और प्रदर्शन किया। यूपी के फिरोजाबाद में एक एसएचओ पर नाबालिग से रेप करने का मामला दर्ज किया गया है। मामला 2012 का है। आरोप है कि कथित तौर पर नशे का सामान बेचने वाली दुकान पर आरोपी श्री प्रकाश यादव ने छापा मारा था। दुकान की मालकिन और उसकी बेटी को पकड़कर तब रसूलपुर थाने ले जाया गया। बाद में महिला ने एसएचओ श्री प्रकाश यादव पर अपनी नाबालिग बेटी से रेप का आरोप लगाया था। उधर एमपी के छिंदवाड़ा में एक नवविवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप 6 लोगों पर लगा है। नोएडा की यूफ्लेक्स कंपनी में एक इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बिहार के गया में फल्गु नदी पर बना डायवर्जन पुल बह गया।
और उधर गुजरात के जामनगर में कचरा पेटी में एक नवजात के मिलने से सनसनी मच गई। स्पोर्ट्स के सामान के लिए मशहूर मेरठ में अब ऐसी जैकेट बन रही है जिस पर न तो AK-47 की गोलियों का असर होता है और न ही SLR की। भोपाल के रहने वाले SK मावल ने 300 कैमरों का एक कलेक्शन पेश किया है। मावल के पास साल 1875 का लकड़ी से बना हुआ कैमरा भी मौजूद है।